अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 30 to 35 डिफरेंट नेमिंग रिएक्शंस को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उन 30 to 35 नेमिंग रिएक्शंस के थ्रू ऑलमोस्ट सारी कन्वर्जन्स और ऑर्गेनिक के मैक्सिमम कंटेंट को कंपाइल कर दें इन नेमिंग रिएक्शंस के साथ, ताकि आपको आसानी से ऑर्गेनिक रिएक्शंस को याद करना या समझ में आ जाए। तो नेमिंग रिएक्शन से क्या मतलब है ये हम बाद में बताते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो बात कर रहे थे हम नेमिंग रिएक्शंस की कि नेमिंग रिएक्शंस क्या हैं। तो नेमिंग रिएक्शंस जैसे आपकी बुक में अल्डोल कंडेंसेशन, कैनेजारो रिएक्शन, इसी तरह हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसी तरह सबटायर्स संडन्स रिएक्शन, इसी तरह हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसी तरह बहुत सारे जो नेमिंग रिएक्शन हैं जो हम बुक में, इसी डाउज मेथड है, इसी तरह कोल श्मिट रिएक्शंस हैं। तो ये जो सारे डिफरेंट नेमिंग के रिएक्शंस हैं, इन्हीं को यूज करके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज जो पहला रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे रिएक्शंस में असल में वो यूज हो रहा होता है, लेकिन सिर्फ हम एक पर्टिकुलर ही रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करवा रहे होते हैं बुक में अल्कीन के साथ, तो हम कह देते हैं कि यही मॉर्गोनिकॉफ रूल है। तो आज आपको बहुत डिफरेंट टर्म्स मिलेंगे। ये टर्म्स इवन आपके टेस्ट में, आपके नम्स नस्ट के टेस्ट में, इसी तरह ईटा से रिलेटेड जो टेस्ट हैं, इसी तरह यूईटी वगैरह से जो रिलेटेड टेस्ट हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा जो इतने आसानी से आपको ना मिल पाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए आखिर तक, इंशाल्लाह आपको बहुत नया नया कंटेंट इसके बाद नेमिंग रिएक्शंस में मिलता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्गोनिकॉफ रूल। मॉर्गोनिकॉफ रूल को मैं डिफाइन तब करूंगा जब ये टर्म्स उससे रिलेटेड मैं बता चुका हूँ। सबसे पहला जो टर्म लिखा गया है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का, तो जो इस मॉर्गोनिकॉफ रूल में रिएक्शन में यूज हो रहा होगा वो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होना चाहिए। लेकिन अनसिमेट्रिकल को समझाने से पहले, इन दोनों टर्मों को समझाने से पहले, रिएजेंट को और सबस्ट्रेट जो अनसिमेट्रिकल हैं, इनके सिमेट्रिकल कौन से रिएजेंट्स होते हैं वो पहले समझे, तो तब आपको क्या समझ आएगा अनसिमेट्रिकल का। तो पहले अगर मैं बात करूं कि अगर सपोज मेरे पास क्लोरीन है, तो इस मॉलिक्यूल को मैं क्या कर सकता हूं, हाफ में डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैं इसको हाफ में डिवाइड कर सकता हूं, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल मेरे पास क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कहते हैं उसे जिसको हाफ में यानी इक्वल में डिवाइड किया जा सकता हो। तो इसको हम इक्वल में डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल टू हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सिमेट्रिकल है कंपोनेंट हमारे पास। इसी तरह जो, तो इसको हम कहते हैं ये सिमेट्रिकल रिएजेंट है। अगर मैंने इससे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट बनाना है तो एक कंपोनेंट इसका डिफर कर दो, जैसे H और Cl है, H और Br हो, H और I हो, इसी तरह HOH हो, HCN हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, जिसको आप हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके जो हाफ हैं उसमें हमारे पास क्या होगा, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के हाफ में हमारे पास क्या होगा, एक पार्शियल नेगेटिव और एक होगा पार्शियल पॉजिटिव। जो पार्शियल नेगेटिव पार्ट है उसको हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल है, और इसको हम कहेंगे पार्शियल नेगेटिव और इसको हम कहेंगे पार्शियल पॉजिटिव। जो पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और जो पार्शियल नेगेटिव पार्ट है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि पॉजिटिव पार्ट इलेक्ट्रॉन को लव करता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। और जो किसको लव कर रहा होता है, न्यूक्लियस को लव कर रहा होता है, यानी नेगेटिव पार्ट हमेशा पॉजिटिव को लव कर रहा होता है, इसीलिए उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक। तो एक रिएक्शन को जब हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, वो हम डिफाइन ही इन दोनों की बेसिस पे कर रहे होते हैं कि अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड हो जाए एक रिएक्शन में तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, और अगर चूंकि ऐड हो रहा है तो फिर हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसी तरह अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है पहले तो फिर उसे हम कहते हैं उस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक, और चूंकि ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और अगर सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, अगर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो फिर उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इलेक्ट्रोफाइल पहले सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। और अगर न्यूक्लियोफाइल पहले सब्स्टिट्यूट हो रहा है, जैसे इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े हैं तो उसमें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा होता था, तो इसीलिए उसके हमने नाम रखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।
तो ये तो आपको जनरल टर्म समझाना था कि पॉजिटिव को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, नेगेटिव हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। फिर मैंने ये समझाया कि अनसिमेट्रिकल किसे कहते हैं, सिमेट्रिकल किसे कहते हैं। ये तो रिएजेंट के टर्म्स के लिए हो गया अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है मार्कोनिकॉफ रूल की कि जो रिएजेंट ऐड हो रहा है इस रिएक्शन में, किसके साथ ऐड हो रहा है वो भी अभी बताता हूं, सबस्ट्रेट में। लेकिन जो रिएजेंट ऐड हो रहा है वो क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। और अनसिमेट्रिकल को मैंने कंप्लीट डिफाइन किया कि उसमें एक पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक होता है, दूसरा पार्ट न्यूक्लियोफिलिक होता है। ये तो आपका अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हुआ। जो अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट जो जिस पे रिएजेंट ने अटैक करना है, जिसके साथ उसने ऐड होना है, वो सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, वो भी अनसिमेट्रिकल। और उसमें क्या होना चाहिए, या डबल बॉन्ड और या क्या होने चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। तो मार्कोनिकॉफ रूल मैक्सिमम बुक्स में डबल बॉन्ड के लिए डिफाइन किया गया होता है और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की तरफ गए नहीं होते। तो आपको समझना है कि ट्रिपल बॉन्ड पे ही मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है। बहुत सारे टर्म्स आपको अभी नए नए मिलते जाएंगे। सी डबल बॉन्ड सी, अगर इसके हर कार्बन के साथ जो दो कार्बन मौजूद हैं अगर सेम ग्रुप अटैच है, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन्स के साथ अगर सेम ग्रुप अटैच है तो ये सिमेट्रिकल है, इसको आप हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके एक कार्बन के साथ मैं डिफरेंट ग्रुप अटैच कर दूं तो अब ये हाफ में आप डिवाइड करेंगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल। और चूंकि इस पे रिएक्शन होगा इस डबल बॉन्ड पे, तो इसलिए इसके टर्म्स यूज किया जाता है अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट का। तो आपने समझ लिया अनसिमेट्रिकल रिएजेंट किसे कहते हैं, इसी तरह आपने समझा अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट किसे कहते हैं। अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट में वो कंपाउंड आएंगे मार्कोनिकॉफ के मुताबिक जिसमें डबल बॉन्ड हो, और यह क्या मौजूद हो, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है और डबल बॉन्ड के जो कार्बन है वो अपने साथ इक्वल ग्रुप्स ना रखते हो, सेम ग्रुप्स ना रखते हो। अगर सेम ग्रुप्स नहीं रखते तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल। तो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट आ गया, अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट आ गया। अब इसने क्या करना है, इस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ने, इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इसमें एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है और वो आसानी से क्या कर सकता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो आसानी से क्या कर सकता है, हमारे जो रिएजेंट था अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जैसे HCl है, वहां मैंने उसका मैकेनिज्म दिखाया हुआ है, यहाँ सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर वहां समझाता हूँ असल एग्जाम्पल के थ्रू कि अनसिमेट्रिकल कैसे हुआ। तो ये किस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पार्शियल पॉजिटिव पे, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल है उस पे अटैक करेगा और अपने एक कार्बोकैटाइन बनाएगा और फिर उसके बाद नेगेटिव पार्ट भी आके किसी एक कार्बन के साथ क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। तो ये तो जनरल सबस्ट्रेट और रिएजेंट के रिलेटेड था। अब ट्रिपल बॉन्ड में ये कैसे हो सकता है, तो ट्रिपल बॉन्ड में भी अनसिमेट्रिकल कैसे बनेगा, पहले उसमें सिमेट्रिकल बनाए। तो ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास सिमेट्रिकल है ये कि जब ट्रिपल बॉन्ड बनाओ और दोनों तरफ क्या हो, सिमिलर ग्रुप हो, तो आप इसे हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरफ क्या अटैच हो, डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, जैसे CH3 है या कोई R ग्रुप है और इस तरफ हाइड्रोजन अटैच हो, तो आप इसे इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड भी हमारे पास क्या हो सकता है, अनसिमेट्रिकल हो सकता है, डबल बॉन्ड का भी अनसिमेट्रिकल हो सकता है। डिपेंड करता है कौन से ग्रुप इसके इर्द गिर्द, वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के इर्द गिर्द अटैच है। तो ये तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट और अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट हुआ। अभी तक मैंने आपको अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट डिफाइन किए हैं। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं और उनके साथ कौन कौन से सॉल्वेंट्स को यूज किया जा सकता है और या कौन कौन से कंपोनेंट को रिएक्शन के दौरान यूज किया जाता है। तो वो आप समझें कि जो अनसिमेट्रिकल, जिसको मैंने जनरल लिखा हुआ है HX का मतलब कुछ भी हो सकता है। अब वो X क्या है, मेरे पास HCl भी हो सकता है, Cl भी X हो सकता है, इसी तरह Br भी X हो सकता है और I भी X हो सकता है। H तो कंपोनेंट है ही उसका। इसी तरह अगला जो हमारे पास है कि हमारे पास X क्या हो सकता है, वाटर के केस में OH भी हो सकता है। और इसी तरह ये जो एग्जांपल मैंने लिखी हुई है HOX, जिसको हम कहते हैं हाइपोहेलस एसिड्स, इसमें X क्या हो सकता है, यानी जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्लोरीन भी हो सकता है, वो ब्रोमीन भी हो सकता है, वो आयोडीन भी हो सकता है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या होगा, OH नेगेटिव होगा। यहाँ बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कि Cl पे नेगेटिव होना चाहिए, OH पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा, तो इसीलिए ऑक्सीजन वाले कंपोनेंट पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ जो पॉजिटिव वाला कंपोनेंट है, जैसे मैं कह रहा था कि पॉजिटिव कंपोनेंट हमेशा हाइड्रोजन नहीं होगा,
तो इसीलिए मैंने वहां टर्म यूज किया था इलेक्ट्रोफाइल का। मैंने, अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में एग्जांपल में जब मैं H और X लिख रहा था, तो H और X के केस में यहां मैंने इसके साथ लिखा था इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कंपोनेंट इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, हमेशा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में मार्कोनिकॉफ ने इसे हाइड्रोजन कहा, लेकिन बाद में इसकी जब एक्सटेंशन हुई उन्हें पता चलता गया कि नहीं, हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव हैं, इलेक्ट्रोफिलिक हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उस रूल में अप्लाई करवा सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल कही अभी किसकी, HOX की। तो अगर HOX में कहूं तो X हमारे पास पॉजिटिव कंपोनेंट है और OH नेगेटिव हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियस लविंग। तो X पॉजिटिव एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा होगा, तो ये आपको याद रखना होगा। और CCl4 तब यूज हो रहा होता है जब आप HCl, CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट है। इनर्ट का मतलब होता है नॉट रिएक्टिव, वो रिएक्शन नहीं कर रहा होता। तो जब आप HCl, HBr, HI की एडिशन करवाएंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में, तो तब आपको इनर्ट सॉल्वेंट यूज करना है। लेकिन जब आप वाटर की एडिशन करवाते हैं तो तब आपको क्या यूज करना है, एसिड यूज करना है। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड के केस में, डबल बॉन्ड के केस में सिर्फ H2SO4, और ट्रिपल बॉन्ड के केस में आपको H2SO4 और HgSO4 दोनों यूज करने पड़ेंगे, मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। वो मैकेनिज्म के दौरान जब मैं यहाँ रिएक्शंस मुख्तलिफ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ आपको समझ आती जाएगी। इसी तरह HOCl के केस में आप ये भी लिख सकते थे X2 हेलोजेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर एज अ सॉल्वेंट, यानी जब वाटर आप यूज कर रहे हो और X2 भी यूज कर रहे हो, हेलोजन मॉलिक्यूल यूज कर रहे हो, तो तब भी आपको HOCl का या HOX का प्रोडक्ट रिएजेंट मिल सकता है इन दोनों को यूज करने से। और डायरेक्ट भी आप HOCl बना सकते हैं, क्योंकि आप X2 और H2O को जब रिएक्ट कराते हैं XX प्लस H बॉन्ड OH, तो आपको दो एसिड्स मिलते हैं, एक आपको मिलता है HX और एक आपको मिलता है HOX। तो इसको कहते हैं हाइपोहेलस एसिड, जो हाईली अनस्टेबल होता है, और एक आपका हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, कोई भी हाइड्रोआइडिक एसिड हो सकता है। तो ये HOX का इनडायरेक्ट तरीका भी बनाने का है, और आपको डायरेक्ट भी HOX मिल जाएगा कि आप उसमें डायरेक्ट रिएक्शंस में HOX को इन्वॉल्व करवा सकते हैं। तो ये आपके थे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट में बता चुका हूं। अब हम आते हैं कि जो हमारा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट सबस्ट्रेट जो है, जब वो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो मैकेनिज्म में क्या क्या क्राइटेरिया आ रहे होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप देखें तो ये जो सबस्ट्रेट है मेरे पास, ये अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि कार्बन जो डबल बॉन्डेड है उसके साथ दो हाइड्रोजन यहाँ, लेकिन इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक R है। तो ये वाला जो कार्बन है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कहलाता है, और ये वाला कार्बन जो कहलाता है ये लेस सब्स्टिट्यूटेड कहलाता है। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो और कम कोई और ग्रुप हो, कोई और ग्रुप ना हो, और अगर हो भी तो दूसरे वाले कार्बन से अगर कम ग्रुप्स हैं उसमें R के, यानी मिथाइल अल्काइल ग्रुप्स, तो उसको हम कहते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। और जिसके पास ज्यादा मिथाइल अल्काइल वगैरह ग्रुप्स हो और हाइड्रोजन ना हो, उसे हम कहते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो अब यहां से मार्कोनिकॉफ रूल का टर्म स्टार्ट हो जाता है कि जब आपके पास अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट हो और जब आपके पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो, जो ऑलरेडी मैं वहां डिफाइन कर चुका हूं। तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट अब किस कार्बन की तरफ जाएगा, क्या उसकी तरफ जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, या जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। ज्यादा हाइड्रोजन होना या लेस सब्स्टिट्यूटेड होना एक ही कार्बन के लिए यूज हो रहा है। कम हाइड्रोजन होना और मोर सब्स्टिट्यूटेड होना वो इस कार्बन के लिए यूज किया जाएगा जहां अदर देन हाइड्रोजन ग्रुप्स हमारे पास अटैच होंगे, अल्काइल ग्रुप्स वगैरह, इथाइल मिथाइल ग्रुप। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, ये मोर हाइड्रोजन वाला कार्बन, ये लेस हाइड्रोजन वाला कार्बन। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो अब जब ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा उस रिएजेंट पे जो अनसिमेट्रिकल है, हाइड्रोजन पे ही अटैक करेगा अपने पाई बॉन्ड्स के थ्रू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही एरो लाया जाता है और पॉजिटिव की तरफ। तो आपने कभी ये भी नहीं करना, क्योंकि मैकेनिज्म के दौरान अक्सर बच्चे ये भी गलती कर देते हैं कि पॉजिटिव से एरो लेके जाके इलेक्ट्रॉन्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो एरो हमेशा मैकेनिज्म में कहाँ जाएगा, पाई से, यानी इलेक्ट्रॉन से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करते हैं किस पे, इस इलेक्ट्रोफाइल पे। जब ये इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं तो अब हाइड्रोजन की प्रोबेबिलिटी है कि वो ये इस कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है और वो इस कार्बन के साथ भी क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। अब मार्कोनिकॉफ कहता है कि जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, जब वो अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट में ऐड होता है तो पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। एक इस तरीके से समझा सकते हैं। दूसरे तरीके से ये कि पॉजिटिव पार्ट
वहां जाएगा जहां लेस सब्सटीट्यूशन होगी, जहां अदर देन हाइड्रोजन कोई कंपोनेंट मौजूद ना हो, या अगर हो भी तो दूसरे वाले कार्बन से कम ही कंपोनेंट्स हों उसके पास या स्पीशीज हों उसके पास। जैसे यहाँ आर ग्रुप है तो ये आर ग्रुप, ये वाला कार्बन ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है बनिस्बत इस वाले कार्बन से, यहाँ सब्सटीट्यूएंट ज्यादा अटैच हैं बनिस्बत इस वाले से। तो हम कहेंगे पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हमारे पास क्या होंगे, ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, या पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा उस वाले कार्बन की तरफ जाएगा जहां लेस सब्सटीट्यूशन होगी। तो जब ये पाई बॉन्ड अटैक कर लेता है तो अगले स्टेप में आपको हाइड्रोजन कहाँ मिल रहा है, उस वाले कार्बन की तरफ जिसके पास क्या थे, ज्यादा हाइड्रोजन थे। और नेक्स्ट वाले कार्बन पे चूंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए होंगे तो इस वाले कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन गया था एक जो शेयर हो रहा था, अब इस वाले कार्बन पे क्या चार्ज आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये क्या बन चुका होगा, पॉजिटिव कंपोनेंट बन चुका होगा, ये इलेक्ट्रॉन लविंग बन चुका होगा। तो इसका मतलब ये है कि अब जो नेगेटिव पार्ट था हमारे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का वो रह गया है, जिसने इलेक्ट्रॉन असल में इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर लिए थे, उस पर अब कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ चुका होगा। वो नेगेटिव अब अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे, जिससे कार्बोकैटाइन बना हुआ है इंटरमीडिएट हमारे पास, इस रिएक्शन में क्या है, कार्बोकैटाइन बना हुआ है, और वो उस वाले कार्बन पे अटैक करेगा जहां मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन है। तो मोर सब्सटीट्यूटेड वाला कार्बन हमारे पास क्या था, ये था। तो एक्स नेगेटिव इस पे अटैक करके क्या बना लेते हैं हमारे पास, अल्काइल हैलाइड, या जो भी अल्कोहल भी बना सकता है अगर यहाँ क्या होता, वाटर होता। पॉइंट ये हमारे पास कि मार्कोनिकॉफ क्या कहता है सिंपल लफ्जों में, कि जब दो सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट है और जो रिएजेंट है, अगर वो दोनों क्या हमारे पास अनसिमेट्रिकल हो तो तब मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है। और मार्कोनिकॉफ रूल में हाइड्रोजन या पॉजिटिव पार्ट या जो इलेक्ट्रोफाइल है वो वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो, या उस कार्बन की तरफ जाएगा जहां लेस सब्सटीट्यूशन हो, और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां मोर सब्सटीट्यूशन हो। तो यह तो हमारे पास एक रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक बना। लेकिन अभी हम बहुत सारी एग्जांपल करेंगे किससे रिलेटेड, मार्कोनिकॉफ से रिलेटेड, जहां इवन मार्कोनिकॉफ रूल खुद अप्लाई नहीं होता, जहां वो फेल हो जाता है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जहां मार्कोनिकॉफ रूल पूरा अप्लाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जो उससे रिलेटेड टर्म्स हैं पहले हम वो समझेंगे, फिर जब हम एग्जांपल्स कर रहे होंगे वहां मैं बताऊंगा कि कहां मार्कोनिकॉफ रूल फेल कर जाता है। हम अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट समझ चुके हैं, नेगेटिव पार्ट ऐड टू द कार्बन मोर सब्सटीट्यूटेड, ये बात भी मैं बता चुका हूं कि नेगेटिव पार्ट वहां ऐड हो रहा होगा उस वाले कार्बन की तरफ जहां ज्यादा सब्सटीट्यूटेड कार्बन होगा, पॉजिटिव पार्ट वहां ऐड हो रहा होगा जहां लेस सब्सटीट्यूशन होगी, और हम कह सकते हैं पॉजिटिव पार्ट उस वाले कार्बन पे ऐड हो रहा होगा जहां मोर हाइड्रोजन होंगे, नेगेटिव पार्ट वहां ऐड हो रहा होगा जहां लेस हाइड्रोजन होंगे। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही है। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, आप तो सोच रहे होंगे यहाँ न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो रहा था दूसरे स्टेप में। तो हम जो रिएक्शन को डिफाइन करते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है, वो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट स्टेप डिफाइन कर रहे होते हैं। अगर रिएक्शन में स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है तो इसका मतलब ये है वो रिएक्शन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने ऐड होना ही होना है। तो स्टार्टिंग के कंपोनेंट पे डिफाइन किया जाता है, अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है या इलेक्ट्रोफाइल पे स्टार्टिंग में अटैक हो रहा है तो उस रिएक्शन का नाम क्या पड़ा जाता है उस रिएजेंट के बेसिस पे, इलेक्ट्रोफिलिक। और अगर एडिशन हो रही है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और अगर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और अगर न्यूक्लियोफाइल पहले सब्स्टिट्यूट हो रहा है पहले ही स्टेप में तो इसका मतलब उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो ऑलरेडी पीछे हम पढ़ चुके हैं SN1 और SN2 में, ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उनको भी आप देखिएगा, बहुत कुछ नया आपको मिलेगा वहां। तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहलाया। इसका मतलब मार्कोनिकॉफ रूल कौन सा, वो बहुत सारे एमसीक्यूज में पूछ रहा होता है कि कौन सी की टाइप है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि एडिशन कहें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहें या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहें। तो आपने रिएजेंट के टर्म पे इसे क्या कहना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कार्बोकैटाइन स्टेबिलिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म इससे रिलेटेड लिखिएगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल इस कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी की वजह से फेल हो जाता है, जिसको मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल फेल भी करेगा कुछ ना कुछ एग्जांपल्स में, जो मैं बताता जाऊंगा अभी आपको साथ में जब हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे होंगे। तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना होगा कि यहाँ कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, जो इस स्टेप में बन रहा था इंटरमीडिएट के तौर पे, क्योंकि मैंने SN1 और SN2 जब मैं पढ़ा रहा था
उस दौरान भी आपको याद होगा मैंने रीअरेंजमेंट रिएक्शन करवाए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे तो उस रीअरेंजमेंट रिएक्शन को देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के दौरान कभी कभी रिएक्शन में रीअरेंजमेंट भी हो जाती है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको याद रखनी होगी कि 3 डिग्री, अगर कहीं एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें कार्बोकैटायन 2 डिग्री से 3 डिग्री पे शिफ्ट हो सकता है तो हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे मार्कोनिक रूल के दौरान। बीच में उस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बीच में हम 2 डिग्री से 3 डिग्री या 1 डिग्री से 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री में शिफ्ट करवाएंगे, तो फिर वहां मार्कोनिक रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा, वहां प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी, वहां मार्कोनिक रूल फेल कर जाएगा। जो मैंने अगला स्टेप लिखा हुआ है वो भी इसी से रिलेटेड लिखा हुआ है कि रीअरेंजमेंट कितने टाइप की हो सकती है। तो हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है। हाइड्राइड शिफ्ट इसलिए हो रहा होगा कि हो सकता है कि प्राइमरी से सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाना हो सकता है सेकेंडरी से टर्शियरी कार्बोकैटायन बनाना हो, इसीलिए उसने हाइड्राइड शिफ्ट की रीअरेंजमेंट की होगी। इसी तरह फिनाइल शिफ्ट की, इसी तरह मिथाइल शिफ्ट भी हुआ होगा ताकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बन सके और ताकि अच्छा प्रोडक्ट बन सके, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको रिएक्शन फॉरवर्ड अच्छा लेके जाती है, वरना अगर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है तो रिएक्शन आपका क्या हो सकता है, बैकवर्ड भी जा सकता है। तो हमारे पास क्या है, रीअरेंजमेंट में H नेगेटिव सबसे ज्यादा अच्छा क्या हो रहा होगा, सब्सटीट्यूट हो रहा होगा। इसी तरह यानी सब्सटीट्यूशन में सबसे ज्यादा हाइड्राइड अगर कहीं आपको मिल रहा है कि हाइड्राइड भी एक कंपाउंड में है, यानी यहाँ अगर इसके कंपोनेंट के साथ आपको मिल रहा हो कि हाइड्राइड अगर शिफ्ट होना हो सपोज और अल्काइल ग्रुप, तो आप हाइड्राइड को शिफ्ट करवाएंगे, आप अल्काइल ग्रुप को शिफ्ट नहीं करवाएंगे। तो सबसे अच्छा कौन रीअरेंज करने के लिए आसानी से रीअरेंजमेंट के लिए जा सकता है, H नेगेटिव। फिर उसके बाद अगर फिनाइल मौजूद है तो फिनाइल ग्रुप जाएगा। इसी तरह अगर अल्काइल ग्रुप मौजूद है यानी मिथाइल ग्रुप मौजूद है तो लास्ट में कौन शिफ्ट हो रहा होगा, मिथाइल ग्रुप। तो सबसे अच्छा कौन कंपोनेंट रीअरेंजमेंट में होगा, हाइड्राइड होगा। फिर उसके बाद फिनाइल शिफ्ट हो रहा होगा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट हो रहा होगा। तो रीअरेंजमेंट आपने याद रखनी है। फिर मैंने टर्म लिखा हुआ है जो बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा टेस्ट में इसको इन्वॉल्व कराया जाता है, रिजियो सिलेक्टिविटी का, यानी प्रेफरेंस ऑन कार्बन। तो आपने इस रिएक्शन में देखा कि प्रेफरेंस ऑन कार्बन तो थी। क्यों प्रेफरेंस ऑन कार्बन थी कि हाइड्रोजन कहाँ ऐड हो सकता, रिजियो सिलेक्टिविटी, रीजन सेलेक्टिव, यानी किस कार्बन पे अटैक होना होगा, पॉजिटिव पार्ट किस कार्बन के पास जाएगा, नेगेटिव पार्ट किस कार्बन के पास जाएगा। तो मार्कोनिक रूल रिजियो सिलेक्टिव है, मतलब वो अपनी सिलेक्शन करता है कि इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जाना है और न्यूक्लियोफाइल को कहाँ जाना है। तो अगर आपको यहाँ याद हो, हाइड्रोजन प्लस उस तरफ जा रहा था, उस कार्बन की तरफ जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा थे, इसका मतलब यहाँ इस वाले कार्बन के पास कभी भी हमारे पास नेगेटिव पार्ट नहीं आएगा। तो ये रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। ये आपको याद रखना है कि प्रेफरेंस करता है कि किस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है। हाइड्रोजन आके इस वाले कार्बन पे अटैक नहीं करेगा, इसका मतलब किस वाले कार्बन पे करेगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, और जहां ज्यादा हाइड्रोजन है तो वो उस वाले कार्बन को प्रेफरेंस दे रहा है कि मैं तुम पे अटैक कर रहा हूं। तो इसका मतलब रिजियो सिलेक्टिव है। क्या, मार्कोनिक रूल। लास्ट पॉइंट, स्टीरियो स्पेसिफिक। ये हो सकता है कि स्टीरियो स्पेसिफिक हो और हो, क्योंकि कुछ रिएक्शंस में ऐसा होता है कि स्टीरियो स्पेसिफिक का कैरेक्टर आता है और कुछ रिएक्शंस में नहीं आता। जैसे इस रिएक्शन में स्टीरियो स्पेसिफिक का टर्म नहीं आएगा, लेकिन जब हम एग्जांपल कर रहे होंगे HOX और H और यानी HOCl, HOBr, HOI की, तो वहां एंटाई और सिन एडिशन की बात हो सकती है। जो आपने एक टर्म एंटाई एडिशन का एटलीस्ट सबटाई संडन्स रिएक्शन में, जब हम हाइड्रोजन एंटी हाइड्रोजन या जिसको हम एंटाई कहते हैं, वो हाइड्रोजन हमने बनाए थे जिसमें हम सिस और ट्रांस की बात कर रहे होते हैं। तो सिस और ट्रांस के प्रोडक्ट यहाँ भी पॉसिबल हो सकते हैं। अब इस स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या है, तो थोड़ा बहुत समझाने के लिए सपोज मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। आपने एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है ब्रोमीन के साथ, कि जब डबल बॉन्ड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा होता था ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ, तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल इस डबल बॉन्ड को कैसे टैकल करता था कि जब ब्रोमीन यहाँ बनता था, ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन वो इलेक्ट्रॉन ऐड करके एक ब्रोमीन नेगेटिव की फॉर्म में और एक ब्रोमीन पॉजिटिव पे इसके इलेक्ट्रॉन अटैक करते थे। तो ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन पे यूज करके इसके साथ क्या बनाता था, कार्बन के साथ एक ब्रोमोनियम आयन बनाता था, यानी पॉजिटिव। तो अगर आप देखें कि नीचे वाली साइड से ब्रोमीन ने दोनों कार्बन को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। इसका मतलब अब ब्रोमीन नेगेटिव नीचे वाली साइड से नहीं आएगा, बल्कि ब्रोमीन आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से अटैक करना पड़ेगा। वो कभी भी नीचे वाली साइड से अब अटैक
नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि वो सिन एडिशन, सेम साइड से एडिशन नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, वो हमेशा ब्रोमीन मॉलिक्यूल के केस में उसे क्या करना पड़ेगा, इवन क्लोरीन, बुक में तो सिर्फ ब्रोमीन का है, इवन क्लोरीन के साथ भी वैसा है क्योंकि इनके पास लॉन पेयर मौजूद होते हैं। तो ब्रोमीन की साइड पे अगर आप देखें तो ब्रोमीन ने इसको कवर कर लिया, साइक्लिक ब्रोमिनियम आयन बना लिया, इंटरमीडिएट बना लिए, कवर कर लिया इस साइड को। अब अटैक ऊपर से ही हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसे एडिशन को जो अपोजिट एंड से अटैक हो रहा हो, ब्रोमीन नीचे से, अगला ब्रोमीन ऊपर से आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं एंटी एडिशन। और अगर दोनों सेम साइड से ऐड हो रहे होते तो हम क्या कहते हैं उसे, सिन एडिशन। तो HX यानी HCl SBr HI के केस में तो एडिशन हमेशा क्या हो सकती है, सिन भी हो सकती है, एंटी भी हो सकती है, उसमें कोई इतना स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ रहे होंगे HOCl HBr HOBr के केस में या HOI के केस में, तो तब हम कहेंगे कि प्रोडक्ट हमारे पास स्टीरियो स्पेसिफिक है, या तो एंटाई बनेगा या क्या बनेगा, सिन बनेगा। वो हम HOBr के कंसर्न में पढ़ेंगे। जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं कि ब्रोमीन के केस में हमेशा क्या बनना होता है, एंटाई। तो इसका मतलब ब्रोमीन के जो रिएक्शन है वो हमारे पास क्या होता है, वो स्टीरियो स्पेसिफिक है। तो एक मैंने टर्म यूज किया रिजियो सेलेक्टिव, रिजियो सेलेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू कार्बन यूज किया, कौन से कार्बन पे प्रेफरेंशियली इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। और दूसरा टर्म मैंने यूज किया स्टीरियो स्पेसिफिक, कि एंटायर एडिशन होनी है या सिन एडिशन होती है। अब हम इसके साथ स्टार्ट करते हैं इसकी एग्जांपल्स के, किन किन एग्जांपल्स पे एटलीस्ट 18, 19 या 20 या 25 एग्जांपल्स हम क्या करेंगे, इस मार्कोनी रूल से रिलेटेड करेंगे जो बुक में है और मुख्तलिफ चैप्टर्स में यूज किए गए हैं। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं जब उन पे एक कन्वर्जन की एग्जांपल ला दी जाती है। तो सारों को कंपाइल करके मैंने 18-19 रिएक्शंस को एक ही साथ इसमें अभी सॉल्व करवाना है, ताकि वो सारी कम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। हम शुरू करते हैं इसको। आए अब इससे रिलेटेड जो एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं हम, वो एग्जांपल सबसे पहली जो एग्जांपल है, अगर आप देखिए मैंने ऑलरेडी मैकेनिज्म के थ्रू लिखी हुई थी, और मैं फिर वही मैकेनिज्म के थ्रू समझा रहा हूँ एग्जांपल कोई, जिसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ मार्कोनिक रूल को क्या किया जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है। तो अगर आप देखें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच है, जिसको मैं इस तरह भी शो कर सकता हूँ। तो इसके हाइड्रोजन क्या है, सिर्फ इस तरफ हाइड्रोजन ही अटैच है। लेकिन जब आप इस कार्बन को देखें तो इस तरफ मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन अटैच है। तो इसका मतलब ये वाला कार्बन जो है, इस कार्बन के साथ अगर हम हाफ में डिवाइड करें डबल बॉन्ड वाला कार्बन, तो हमारे पास अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, इक्वल डिवाइड हाफ में नहीं होगा। तो अब जब हम एडिशन करेंगे HBr की, तो मार्कोनिक रूल तो अप्लाई करेंगे। अब कार्बोकैटायन का सेंस भी लाना पड़ेगा, इसीलिए एग्जांपल मैंने बताई हुई है, ताकि हर एग्जांपल में आपको कार्बोकैटायन के सेंस की समझ होगी, तब आप मार्कोनिक रूल और विद रिस्पेक्ट टू कार्बोकैटायन कौन सा प्रोडक्ट बनता है वो समझना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आपको कम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके आते हैं, यानी एक ऐसा क्रिटिकल क्वेश्चन ला रहे हो जिसमें मार्कोनिक रूल जहां फेल हो रहा तो बच्चे वही कर देते हैं, मार्कोनिक रूल जज कर रहा था प्रोडक्ट। तो इन एग्जांपल्स में मार्कोनिक रूल अभी चल रहा है कंपैरेटिवली वही जो कार्बोकैटायन कह रहा है। लेकिन जब हम अगली वीडियो में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां कार्बोकैटायन और कार्बोकैटायन का रूल क्या कहता है, उसकी स्टेबिलिटी, और जो मार्कोनिक रूल कहती है वो वहां मार्कोनिक रूल को फेल करवा देती है। तो असल जो स्टैंडर्ड है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है, ना कि मार्कोनिक रूल है। तो अगर हम देखें ब्रोमीन, सबसे पहले पाई बॉन्ड किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पार्ट पे। तो पॉजिटिव पार्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, यानी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, वो उसने अटैक किया। और पॉजिटिव चार्ज कहां बना हमारे पास, यानी जब हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच हुआ, हम ये भी कर सकते थे कि हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे अटैच करवा देते और कहते कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना है। तो अगर आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का सेंस पढ़ें, सपोज मैं यहाँ से ये पॉजिटिव हटा के, यहाँ से H हटा के हाइड्रोजन यहाँ अटैच करवा देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, यहाँ बना हुआ है। तो अगर आपको कार्बोकैटायन का ऑलरेडी पता है कि प्राइमरी कार्बोकैटायन अनस्टेबल होते हैं, तो ये वाला कार्बन जो अब बन रहा है, जिसमें हाइड्रोजन किस पे अटैच हो चुका है, इस सेकेंडरी कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच हो चुका है, और जो कार्बोकैटायन हमारे पास बन रहा है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो वो अनस्टेबल है। इसीलिए हम उस तरफ जाएंगे जो स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो इस सेंस में अगर आप देखें तो आपका कार्बोकैटायन कौन सा वाला बनना चाहिए, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्या अटैच हो, हाइड्रोजन अटैच हो। इसीलिए यहाँ हाइड्रोजन अटैच हुआ फर्स्ट कार्बन पे, जो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग ही है कि हाइड्रोजन वहां अटैच हो जहां ज्यादा हाइड्रोजन है या जहां लेस सब्स्टिट्यूशन है। और कार्बोकैटायन हमारे पास कौन सा बना, सेकेंडरी कार्बोकैटायन।
अब इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से कोई और स्टेबल कार्बोकेटाइन इस कंपाउंड में नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आप सोचें कि यहाँ हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए तो ऐसा कोई रीअरेंजमेंट का कंसर्न भी यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पॉजिटिव बनता है तो ये अब भी कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, प्राइमरी। तो दोनों तरफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेंगे, सेंटर में सेकेंडरी बन सकता है, तो इसीलिए स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसीलिए यहाँ ही पॉजिटिव चार्ज बनना चाहिए, हाइड्रोजन को पहले कार्बन पे ही अटैच होना चाहिए। अब जो ब्रोमीन नेगेटिव सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा तो हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा, यानी प्रोपाइल ब्रोमाइड टू ब्रोमो प्रोपेन बन सकता है हमारे पास, जो ये कंपाउंड है, और यही मेजर कंपाउंड है और स्टेबल कंपाउंड है। और इसमें हम रीजन की सेलेक्टिविटी की बात कर सकते हैं कि किस रीजन को सेलेक्ट कर रहा है, सेकेंडरी कार्बन को सेलेक्ट कर रहा है कि ब्रोमीन जो हाइड्रोजन था वो पहले कार्बन को, यानी जिसपे हाइड्रोजन थे तो वो रीजन स्पेसिफिक था, रीजियो सेलेक्टिव था, जो बाद मैंने स्टार्टिंग में टर्म्स में समझाई थी कि रीजियो सेलेक्टिविटी है इसमें। और स्टीरियो स्पेसिफिक के सेंस में, क्योंकि ये एग्जांपल ही ऐसी नहीं है कि किसी जगह को ब्लॉक कर दिया गया और सिर्फ ऊपर से आ सकते हो, तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, इसमें दोनों तरफ से ब्रोमीन अटैक कर सकते हैं, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो ये एग्जांपल तो हमारे पास क्या है, मार्कोनी रूल के मुताबिक है। दूसरी एग्जांपल में वो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट से, इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड वाली एग्जांपल यूज की गई है, प्रोपाइन को यूज किया गया है। हम इसको वन प्रोपाइन कहें या प्रोपाइन जनरली कहें तो तब भी ठीक है, क्योंकि वन लिखा नहीं जाता। तो अगर आप देखें ये जो कार्बन जिसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है ये अनसिमेट्रिकल है, इसके ट्रिपल बॉन्ड के इर्द गिर्द कार्बन के इस तरफ हाइड्रोजन अटैच है जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, और कार्बन के इस तरफ क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। आप इसको हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते इक्वल हाफ में, तो इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल अल्काइन है। और जब अनसिमेट्रिकल अल्काइन है हमारे पास, इसका मतलब ये कि जब HBr इसमें ऐड होगा, मैंने मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ क्योंकि मैकेनिज्म में हर स्टेप में कार्बोकेटाइन और फिर इस पे प्रोसेस चलाते जाना, हमने सिर्फ यहाँ मार्कोनी रूल को समझाना है, तो मैकेनिज्म की डिस्कशन नहीं करनी। सिर्फ इसकी मैकेनिज्म की डिस्कशन इसलिए की गई ताकि आपको कार्बोकेटाइन के सेंस की समझ आए, जहां जहां रीअरेंजमेंट आएगी और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात आएगी वहां फिर हम डिस्कस भी करेंगे इसे अगली एग्जांपल्स में। तो अगर आप देखें जो ट्रिपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड अटैक करेगा किस पे, इलेक्ट्रोफाइल पे, यानी पॉजिटिव स्पीशी पे, और पॉजिटिव चार्ज वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है या जहां लेस सब्स्टिट्यूशन है जिस कार्बन पे। तो अगर आप देखें इस वाले कार्बन के साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन था, तो जो हाइड्रोजन अटैच होगा वहां अटैच होगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, तो सपोज ये वो हाइड्रोजन अटैच हो गया, और ब्रोमीन वहां अटैच होगा जहां मोर सब्स्टिट्यूशन है, यानी नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा जहां उस वाले कार्बन पे जहां सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। तो मिथाइल वाले कार्बन पे जहां मिथाइल अटैच था वहीं ब्रोमीन क्या कर दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा। तो ये भी मार्कोनी रूल के ही को ही फॉलो कर रहा है। अगले स्टेप में फिर डबल बॉन्ड मौजूद है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो सकती है और मार्कोनी रूल फॉलो हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको मॉलिक्यूल को भी हाफ पे डिवाइड करना चाहें तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, डबल बॉन्ड मौजूद है, कार्बन के इस तरफ ज्यादा हाइड्रोजन है और इस तरफ कोई भी हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता, मार्कोनी रूल फॉलो हो सकता है। तो हाइड्रोजन वहां अटैच होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल, जब पाई बॉन्ड इस पे अटैक करेंगे जहां हमारे पास क्या हो, ज्यादा हाइड्रोजन हो। और आप अगर उसके कार्बोकेटाइन को भी देखेंगे तो आपको सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ही मिल रहा होगा। तो ब्रोमीन जब अटैक करेगा वो किस पे अटैक कर रहा होगा, उसी कार्बन पे जिसने पहले ब्रोमीन ने जिस पे अटैक किया था। वजह यही होगी कि हाइड्रोजन ने उस वाले कार्बन पे अटैक किया जहां ज्यादा हाइड्रोजन लेस सब्स्टिट्यूशन थी, और ब्रोमीन वहां अटैक करेगा जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है। तो इस वाले कार्बन पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, तो ब्रोमीन अब भी किस पे अटैक करेगा, उसी वाले कार्बन पे। तो ये हमारे पास जर्मिनल कंपाउंड बना है जिसमें दोनों हैलोजेंस एक ही कार्बन पे अटैच हो चुके हैं। ये ब्रोमीन आपको एक ही कार्बन पे दोनों मिल रहे हैं और हाइड्रोजन वहां अटैच होते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल जहां लेस सब्स्टिट्यूशन है। तो अल्काइन में भी ये एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, फॉलो करवा सकते हैं मार्कोनी रूल के मुताबिक। थर्ड एग्जांपल में भी अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में तो ऐसे लगेगा कि ये अनसिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल पे तो मार्कोनी रूल अप्लाई ही नहीं होता, ठीक है। स्टार्टिंग के पहले स्टेप में मार्कोनी रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस कार्बन को देखें जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन हैं, इसके इस तरफ मिथाइल ग्रुप और इस कार्बन के इस तरफ मिथाइल ग्रुप, आप हाफ में डिवाइड करें तो इक्वल कंपोनेंट में ये डिवाइड हो जाता है। तो पहला जो स्टेप है वो तो मार्कोनी रूल नहीं, वो तो जनरल ब्रोमीन किसी भी साइड पे अटैच हो सकता है, इस कार्बन पे भी और इस कार्बन पे भी, इसी तरह हाइड्रोजन इस पे भी और हाइड्रोजन इस पे भी, क्योंकि सिमेट्रिकल है। क्योंकि मार्कोनी रूल के लिए रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल और जो कंपाउंड सबस्ट्रेट है वो भी क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल।
जब ब्रोमीन सपोज मैंने अटैच कर दिया इस कार्बन पे और हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच कर दिया, कंपाउंड कुछ इस तरह बना कि डबल बॉन्ड भी है हमारे पास और ब्रोमीन भी अटैच है। अब अगर इस कार्बन को हम देखें और ये पाई बॉन्ड ने और भी फर्दर रिएक्शन करना ही करना है, HBr बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो रिएक्शन की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो जब ये रिएक्शन फर्दर जाता है, अब आपके पास ये वाला जो कंपाउंड बना है एज एन इंटरमीडिएट के तौर पे फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट स्टेप के प्रोडक्ट में आप देखें तो डबल बॉन्ड के इस तरफ वाले कार्बन पे CH3 और Br अटैच है और इस तरफ पे कार्बन हाइड्रोजन और CH3 अटैच है। तो अब इसको आप हाफ में डिवाइड करेंगे, ये आपके पास अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बनेगा, मतलब इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब HBr जब आप ऐड करेंगे इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के मुताबिक विद रिस्पेक्ट टू मार्कोनिक रूल, यहाँ मार्कोनिक रूल अप्लाई होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इक्वल हाफ में कंपाउंड डिवाइड नहीं होता। तो इसकी एडिशन अब वैसे ही होगी जैसे हमने उस स्टेप में की थी कि अब हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, या हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां सब्स्टिट्यूशन कम है, सब्स्टिट्यूएंट कम है। तो अगर आप देखें इस तरफ कार्बन के मिथाइल और ब्रोमीन अटैच है, इस तरफ एक हाइड्रोजन है, साथ में मिथाइल ग्रुप भी है। तो जो ये डेफिनेशन में कर रहा था कि जहां हाइड्रोजन कम या ज्यादा, वो यहाँ ज्यादा अच्छा एप्लीकेबल बन रहा है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो इस तरफ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इस तरफ हमारे पास क्या एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ने इसी कार्बन पे क्या होना है, ऐड होना है। डबल बॉन्ड ने अटैक कर दिया, यहाँ पॉजिटिव बनेगा। अब ब्रोमीन वहां ऐड होगा जहां हमारे पास ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच थे, तो ब्रोमीन यहाँ ऐड हो जाएगा। या आप इसको कंसीडर करें पहला ब्रोमीन, तो ये सेकंड ब्रोमीन हमारे पास क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ये तो थे जनरल रिएक्शन जिसमें बहुत सिंपल रिएक्शंस थे, जिसमें आपने मार्कोनिक रूल को देखा। कभी कभी बॉन्ड लाइन नोटेशन के थ्रू भी आ जाता है कि कंपाउंड को बॉन्ड लाइन नोटेशन के थ्रू बनाया जाता है, तो बच्चा फिर वहां कंफ्यूज होने लग जाता है। तो आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन का समझना है कि हर एंड जो है इस बॉन्ड का वो क्या कहलाता है, एक कार्बन कहलाता है। तो अगर आप देखें तो 1, 2 और 3 हमारे पास एंड है इन लाइंस में, इसका मतलब इस कंपाउंड में हमारे पास 3 कार्बन है। और जो दूसरा कार्बन है या फर्स्ट कार्बन आप कहें, यहाँ से फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना हुआ है, तो दो फर्स्ट और सेकंड कार्बन ने डबल बॉन्ड भी बनाया हुआ है। तो और कार्बन के जो एलिमेंट्स हैं जो उनके साथ अटैच हैं वो कैसे पता चलेंगे, तो अगर वो एंड पे है और उसने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया उस कार्बन ने, तो आपने उस कार्बन के बॉन्ड पूरे ही करने हैं। तो अगर एक कार्बन का बॉन्ड ये है और कार्बन ने ओवरऑल 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो यहाँ आप कहेंगे CH3, तो आपके पास 4 बॉन्ड इसके पूरे हो गए, 3 हाइड्रोजन ये और एक बॉन्ड ये। इसी तरह जो सेंट्रल कार्बन है 1, 2, 3 बॉन्ड इसने बनाए हैं, तो एक इस सेंट्रल कार्बन के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। और जो यहाँ कार्बन फर्स्ट कार्बन मौजूद है, ऑलरेडी उसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और उसके इर्द गिर्द क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो ये हमारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशन को समझने का तरीका था। अब इसमें HBr कैसे ऐड करेंगे, तो ये आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ इस एग्जांपल में कि CH3 यहाँ लिखा हुआ है, फिर बॉन्ड है कार्बन का, CH3 बॉन्ड कार्बन, फिर हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन है और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और ये HBr है। तो ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ऑलरेडी मैं सॉल्व करवा भी चुका हूँ, लेकिन बॉन्ड लाइन नोटेशन को समझना जरूरी है। इसके बाद जो हम एग्जांपल्स बताएंगे बहुत ही अच्छी एग्जांपल्स हैं, आपको बहुत कम जगहों पे ये एग्जांपल्स मिलेंगी और बहुत क्रिटिकल हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम में होते हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाए। यही मार्कोनिक रूल के मुताबिक होंगी। ऑलमोस्ट 18 या 19 एग्जांपल और हैं जिसमें आपको बहुत डिफरेंट तरीके से मार्कोनिक रूल की सेंस समझ आएगी। अभी मैंने सिर्फ HBr को यूज किया है और इनके साथ जो सॉल्वेंट यूज हो रहा होता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि इनर्ट सॉल्वेंट होता है, जैसे CCl4 होता है या CH2Cl2 है, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो इनर्ट सॉल्वेंट है ताकि वो इन्वॉल्व ना हो। लेकिन अगर आप वाटर यूज कर रहे हैं इसके साथ, तो फिर रिएक्शन कहीं और चला जाएगा और वो कहाँ जाएगा, उस पर हम मार्कोनिक रूल अप्लाई करेंगे। हमने अभी वाटर पे मार्कोनिक रूल करना है, वाटर एडिशन विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। इसी तरह हमने वाटर एडिशन ट्रिपल बॉन्ड में, इसी तरह HOX हाइपोहाइलेस एसिड की एडिशन, और इस तरह कॉम्प्लेक्स यानी जो साइक्लोहेक्सीन वगैरह होते हैं वो कैसे एडिशन करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल, ये हम समझेंगे। हमारे चैनल को आगे जितना आप शेयर करेंगे, प्रमोट करेंगे इन वीडियोस को, उतना ज्यादा इफेक्टिव हम काम कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया।